Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन और उसके करेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस, इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं सेल्फ इंडक्शन है क्या। आप नोट्स इतना बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए भाई। सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एक घटना है बेटा, एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या वो समझते हैं। कोई भी कॉइल हम ले लें, जैसे सपोज कर लो ये कोई कॉइल है और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। यहां पे एक स्विच है और ये स्विच ओपन है। क्या भाई, स्विच ओपन है तो यहां करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इससे रिलेटेड, इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, तो अब क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा क्योंकि यहां से करंट फ्लो करेगा। और जब ये करंट फ्लो करेगा बेटा, जो करंट पहले जीरो था अब करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये क्लॉकवाइज करंट है यानी इनवर्स फील्ड होगा, यानी इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज किया। पहले वो फ्लक्स क्या था, जीरो था, और जब हमने स्विच क्लोज किया तो वो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि इनवर्ड फ्लक्स कहीं भी चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहां भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से करंट भी फ्लो करेगा। भाई ये समझिए, ये जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा ये मेन करंट है, इसको हम आई लिख रहे हैं। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये किसके वजह से, इस सेल के वजह से है। जब इसमें ईएमएफ अब कैसे इंड्यूस होगा ये देखो, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसको अपोज करने के लिए आउटवर्ड फ्लक्स होगा। आउटवर्ड फ्लक्स यानी नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये इस करंट की वजह से है, लेकिन जब फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इधर फ्लो करेगा। इस करंट को हम आई इंड्यूस्ड, आई सबस्क्रिप्ट एन नाम दे रहा है, इंड्यूस्ड करंट, यानी वो क्या, मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इतना समझ में आ गया। अब अगर इस स्विच को ओपन करें, ये काफी देर क्लोज रहा, और इस स्विच को ओपन करें, इस स्विच को ओपन करोगे तो इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो अगेन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। और वो किस तरीके से फ्लो करेगा, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसको अपोज करने के लिए इनवर्ड फ्लक्स और आना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। यानी इस केस में जो इंड्यूस्ड करंट था वो मेन डायरेक्शन के केस में ही फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा इंड्यूस्ड करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट कब है, जब स्विच ऑन कर रहे हैं, और इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी करंट के डायरेक्शन में कब होगा, जब स्विच ऑफ कर रहे हैं। अब इसको फिर से हम एक बार समझें। जब स्विच ऑन करेंगे तो सेल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम मेन करंट करें, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा। लेकिन ऑन करते टाइम इंड्यूस्ड करंट मेन करंट को अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब स्विच को ऑफ करेंगे उस केस में इस नियम के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी
इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के चेंज को अपोज करेगा। पहले केस में जब ऑन कर रहे हैं तो मेन करंट 0 से बढ़ रहा होगा, जब ऑन करोगे तो जो मेन करंट आई है बेटा, जो पहले 0 था वो 0 से इंक्रीज किया होगा। 0 से पहले 0 था, जब हमने ऑन किया स्विच को तो मेन करंट 0 से इंक्रीज किया। इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा, यानी इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा ताकि ये बढ़ न पाए। और जब ऑफ करोगे तब मेन करंट मैक्सिमम ऑलरेडी हो चुका है, वो डिक्रीज करेगा किधर, 0 की तरफ। तब इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि वो डिक्रीज न करे। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। ये बड़ा ध्यान देने के बाद बेटा, ये ध्यान देना, इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। मेन करंट के अपोजिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इस केस में अपोजिट है, ऑफ किया तो उसी डायरेक्शन में है। ये जो फिनोमिनॉन है, ये जो प्रॉपर्टी है किसी कॉइल का, कि जब हम उसमें करंट चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो करंट चेंज को अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम उस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या है भी सेल्फ इंडक्शन? जब भी किसी कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है अलग से, जो उस करंट के चेंज को अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यहां पे अब डेफिनेशन लिखा हुआ, अब हम पढ़ते हैं। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद होगा यहाँ पे बेटा, चेंजेस विद टाइम, WITH, changes with time, EMF is induced in the same coil which opposes change in current, यानी main current. This phenomenon is known as self induction. क्लियर हो गया भाई? अब सेल्फ इंडक्शन हर कॉइल का अलग अलग होगा, तो किस कॉइल का कितना होगा इसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आगे हमने दिखाया भी, यहाँ पे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। यानी सेल्फ इंडक्शन को मेजर करने वाली जो क्वांटिटी है वो क्या, सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। किसी कॉइल का क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, कह रहा है कि जब उसके थ्रू यूनिट करंट फ्लो कर रहा हो तो जितना फ्लक्स लिंक होगा वही उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ऐसा क्यों है बेटा? बेसिकली किसी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है वो करंट जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई वो कॉइल हमारा सर्कुलर कॉइल हो, रेक्टेंगुलर कॉइल हो, किसी भी शेप का कॉइल हो, या सोलेनॉइड हो या टोरॉइड हो, उससे जो फ्लक्स पास करेगा वो और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, लेकिन करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगा दें, कैपिटल एल। इसी कैपिटल एल को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे दिखाया है। phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया और यहां से L क्या हो गया, phi by I। तो अब यहां से हम डिफाइन करें सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू या इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, वही लिखा हुआ यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर ये I 1 हो जाए तो L क्या होगा, phi के बराबर होगा।
अब इसका एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं और वहां से एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, हमको पता, अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है फैराडेज लॉ, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई को यहां से क्या लिख सकते हैं, एल आई, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी। जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उस कॉइल की प्रॉपर्टी है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी। इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। और यही दूसरा फार्मूला यहां पे लिखा हुआ बेटा। यहां से हम कैसे डिफाइन करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली क्यों बेटा, ये नंबर यानी ये नेगेटिव साइन हटा दे, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट, यानी डी आई बाई डी टी अगर 1 हो जाए तो एल किसके बराबर होगा, जो बचा E माइनस साइन छोड़ दे, न्यूमेरिकल वैल्यू ले ले, उसी के बराबर होगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। यहां से हम देखें तो 1 हेनरी क्या होगा, 1 वेबर पर एम्पियर, और यहां से देखें तो 1 हेनरी क्या होगा बेटा, 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, यानी ये dt नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड, ये मेडिकल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड। अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, डेरिवेशंस वगैरह बेटा। तो एक हम लोग के सिलेबस में डेरिवेशन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, उसी के लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। वीडियो को आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते, बोर्ड को साफ कर लेते बेटा, फिर हम डेरिवेशन करते हैं। तो एक आइडियल सोलेनॉइड ले ले बेटा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इसके लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। सो सपोज कर लो एक सोलेनॉइड हम ले रहे हैं, सोलेनॉइड का लेंथ L, स्मॉल है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, ये पहले आप ये सब क्वांटिटी जानते हैं। इसमें सपोज कर लो I करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमको निकालना है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा भाई, फाई अपॉन आई, अभी हमने पढ़ा। अब फाई हम निकालें कैसे, तो ये जो सोलेनॉइड है इसका कोई एक टर्न हम ले ले बेटा, एक टर्न हम कंसीडर करें, सोलेनॉइड का एक टर्न कंसीडर करें, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, जो हर टर्न होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, और वो हम कैपिटल A मान रहे हैं, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो A इंटू बी। तो टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, N इंटू L, क्योंकि N टर्न है यूनिट लेंथ में और टोटल लेंथ कितना है, L लेंथ है, तो फ्लक्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू L इंटू फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है AB cos थीटा
और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A इंटू बी अपॉन I इज इक्वल टू N L A। अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, यह हमने पढ़ा हुआ पहले, म्यू नॉट N I, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है अपॉन I और I कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर A L। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, जहां पे L क्या बेटा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, N नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया सोलेनॉइड। ये नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे भाई। कैपिटल A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड। अब इसी में अगर इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल या कोई रॉड भर दे बेटा, कोई रॉड भर दे जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है या परमेबिलिटी म्यू है, आप दोनों में डिफरेंस समझते होंगे, परमेबिलिटी अलग चीज है, रिलेटिव परमेबिलिटी अलग चीज है। तो अगर इसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर A L, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते L इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A L। यानी कुछ नहीं करे तो हम मान के चलेंगे उसके अंदर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट N स्क्वायर L, और अगर उसके अंदर मटेरियल भरा तो फिर उस मटेरियल का हम परमिएबिलिटी या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी लेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया तो परमिएबिलिटी इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू नॉट होता है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो मटेरियल भरा होगा तो यहां से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा फार्मूला, एग्जाम में आएगा तो आपको ये डिराइव करना है। ये हो गया हमारा टॉपिक। क्या था भाई, हेडिंग लिख लेना बेटा, इसका हेडिंग था सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो अभी हमने किया ये क्या था भाई, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इस टॉपिक का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया था और वो फार्मूला आया था L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A L। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब बेटा कोई भी कॉइल या सोलेनॉइड या टोरॉइड, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसी को हम इंडक्टर कहते हैं। तो हमने एक जनरल टर्म दे दिया इंडक्टर। वो इंडक्टर कॉइल हो सकता है, सर्कुलर कॉइल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है, टोरॉइड हो सकता है। तो उसमें एनर्जी क्या स्टोर होता है ये हमको निकालना है। एनर्जी स्टोर क्यों होगा, पहले तो हमको ये समझना है। एनर्जी इसलिए स्टोर होगा बेटा, इसके पहले हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था, जब चार्ज स्टोर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, इसलिए इस पे एनर्जी स्टोर होता है। ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। क्यों एनर्जी स्टोर हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वैसे ही कोई अगर हम इंडक्टर ले लें, यानी जिसका कोई सेल्फ इंडक्टेंस है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी होगी। इसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ये कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, ये हमको निकालना है। पहले कॉज क्या है ये आपको समझना है। क्यों इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी बेटा,
क्योंकि इंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस फील्ड के अंदर एनर्जी होगी जिसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वही हमको निकालना है, तो हेडिंग लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, इसके लिए हमको फार्मूला डेराइव करना है। तो देखो अब उसको निकाले हम कैसे बेटा, इसको पहले हम समझते हैं। डेरिवेशन तो 3 स्टेप का, लेकिन समझना जरूरी है। हम इसको क्वाइल से ही दिखा रहे। जैसे देखो, सपोज करो ये क्वाइल है। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्वाइल के अंदर जब हम करंट फ्लो कराते बेटा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता वो करंट को अपोज करता। जैसे यहाँ पे हम स्विच लगा दें, तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। रेजिस्टर जैसा एकाएक नहीं बढ़ेगा बेटा। ये कंपैरिजन हम करके बता दे रहे। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टर है 2 ओम का, क्या रेजिस्टर 2 ओम का, और यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी हमने लगा दिया। क्या किया, 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। t=0 पे इस स्विच को हमने क्लोज किया। कब स्विच को क्लोज किया भाई, t=0 पे। एग्जैक्टली t=0 पे जो करंट होगा वो V/R यानी 5 एम्पियर का करंट होगा। क्या होगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। यहां पे वही लेते हैं हम, 10 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, और ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम 5 हेनरी ले ले, कुछ भी ले लो उससे नहीं फर्क पड़ता, 5 हेनरी ले ले, और यहां पे वही रजिस्टर हम लगा दे 2 ओम का। अब t=0 पे इस स्विच को हमने क्लोज किया। t=0 पे स्विच को क्लोज किया, तो t=0 पे जो करंट होगा बेटा वो 0 होगा। जबकि यहां t=0 पे क्या करंट 5 एम्पियर। और थियोरेटिकली t=इंफिनिटी पे करंट 5 एम्पियर होगा। t=इंफिनिटी पे क्यों ऐसा हो रहा है, ये पूरा हम प्रूव करेंगे आगे, कहीं डेरिवेशन करके दिखाएंगे, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का है। क्वालिटेटिव एनालिसिस यहां से करते हैं। होता क्या है, जब ये करंट यहां पे तो एकदम से ग्रो कर गया, यहां पे जैसे ही करंट बढ़ना शुरू करेगा बेटा, इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस्ड करंट उस करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा, और करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। थियोरेटिकली ये इनफाइनाइट टाइम लेगा, प्रैक्टिकली ये फ्यू माइक्रो सेकेंड से लेके फ्यू आर तक भी ले सकता है। वो डिपेंड करेगा और सब क्वांटिटीज पे जो हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा हम करके दिखाएंगे। तो क्या होता है, ये टाइम लेगा करंट ग्रो होने में। जबकि यहाँ केवल रजिस्टर, तो करंट t=0 पे स्टैब्लिश हो गया 5 एम्पियर, जबकि यहाँ पे यही करंट टाइम ले रहा है ग्रोथ करने में। तो अब होगा क्या, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा बेटा, ऐसे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ईएमएफ जब इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, अगर हम ओपन करेंगे तो सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा हो सकता है। ये हमारा मेन करंट है और ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट। तो इस मेन करंट को फ्लो कराने के लिए इस सर्किट में, इधर की हम बात नहीं कर रहे, इधर की बात कर रहे हैं, इस करंट को फ्लो कराने के लिए हमको कुछ वर्क करना होगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसको अपोज कर रहा है। तो उस ईएमएफ के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वही एनर्जी हमको निकालना है।
तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट हम वर्क कितना करेंगे, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डी क्यू, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू को वी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उस पर कितना वर्क करना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हम ई ले लें तो जो वर्क करना पड़ेगा बेटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड हम लेंगे, साइन नहीं कंसीडर करेंगे, इनटू डी क्यू। मान लो डी क्यू चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, तो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू डी क्यू। अब ये हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे एक लाइन आपको लिखना होगा बेटा, वर्क डन अगेंस्ट induced EMF in flowing small amount of charge dq। उसके बाद ये लिख लो डी डब्ल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ ई इंटू डी क्यू, इतना वर्क हमको करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम जानते हैं। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी क्यू माइनस साइन हम छोड़ देंगे, मॉड ले रहे हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। अब डी टी को हम उधर भी ले जा सकते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई इंटू डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है भाई, करंट होता है, सो एल डी आई इंटू आई। अब इसी को रीअरेंज कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, यह हो गया। सो अब क्या करें, इसी को हम इंटीग्रेट कर दें। हमको करंट इनिशियली जीरो फ्लो कर रहा है, उसमें वर्क डन जीरो लगा होगा, और जब करंट आई फ्लो करेगा तो सपोज कर लो वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ रहा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर, यही हो जाएगा ना भाई वर्क डन। This work is stored as potential energy in magnetic field। So potential energy of इंडक्टर, इंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बेटा, इंडक्टर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इसी वर्क डन के बराबर होगा जितना हमने वर्क किया। सो इज इक्वल टू हाफ एल
आई स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेशन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। नेक्स्ट एक और टॉपिक करते बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या भाई? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वैसे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यहां पे होगा। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ बेटा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या भाई? पर यूनिट वॉल्यूम। सो नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या बेटा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या भाई? पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां से हम देखें तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी है, यूनिट जूल होगा, पर यूनिट वॉल्यूम यानी जूल पर मीटर क्यूब। निकालेंगे कैसे? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। यहां पे हम सिंबल U सबस्क्रिप्ट B देंगे बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दिया था U, सिंपली U दिया था, लेकिन अब हम दो एनर्जी डेंसिटी जान गया, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो आज के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को U सबस्क्रिप्ट E से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को U सबस्क्रिप्ट B से स्टोर कर सिंबल देंगे इसका। अब इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये फार्मूला होता बेटा, ये भी हमने डिराइव करके दिखाया था। यहां पे इसको हमको डिराइव करना, तो बाय डिफिनीशन टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सोलेनॉइड में निकाल रहे बेटा, क्योंकि सोलेनॉइड में हर जगह कोई भी यूनिट वॉल्यूम लोगे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी एनर्जी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी हर जगह यूनिट वॉल्यूम में। इसलिए हम सोलेनॉइड के लिए निकाल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो सोलेनॉइड एक टाइप का इंडक्टर है जो इंडक्टर में स्टोर होगा, और इंडक्टर में क्या होता है भाई? हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। सोलेनॉइड का इंडक्टेंस क्या है? उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था, हाफ पहले लिख लेते हैं। एल जो आया था बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया सोलेनॉइड का, इनटू आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम सोलेनॉइड का क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ये अंदर वॉल्यूम हो गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ये सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही बेटा। एंड करेक्शन हम नहीं कर रहे, यानी बाहर का फील्ड नहीं ले रहा, उसके अंदर जहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो उस रीजन में एनर्जी ये स्टोर होगा, वॉल्यूम ये होगा, इस तरीके से ये आ गया।
ये आ गया एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड टर्म नहीं आया, हमको तो बी के टर्म में निकालना है, क्योंकि हमको किसी भी फील्ड में हमको निकालना है। ये तो सोलेनॉइड के लिए हो गया। तो अब हम क्या करें, म्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो हाफ ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और ये क्या होता है भाई, म्यू नॉट एन आई क्या होता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, अपॉन 2 म्यू नॉट, यही एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो गया। अब इसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, हर जगह इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे एनर्जी डेंसिटी जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, उस पॉइंट के अराउंड अगर स्मॉल वॉल्यूम ले ले, यूनिट वॉल्यूम ले ले, तो उसमें इतनी एनर्जी होगी। देखो ये यूनिफॉर्म फील्ड अगर हम ले रहे हैं तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम होगा, और यूनिट वॉल्यूम में हर जगह यूनिट वॉल्यूम, जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, एनर्जी कितना होगा भाई पर यूनिट वॉल्यूम, यही होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो यहां पे बी स्ट्रॉन्ग होगा, यहां पे बी स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। यहां पे बी वीक होगा, तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब मान लो हमको इस पूरे वॉल्यूम का यहां से यहां तक का टोटल एनर्जी निकालना है इस फील्ड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, चूंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी यू बी है, ये यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी इनटू कैपिटल वी कर देंगे। वो चीज यहां पे नहीं कर पाएंगे। इसका इस रीजन का अगर हमको एनर्जी निकालना बेटा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो हम एक स्मॉल रीजन लेंगे जहां पे एनर्जी इस स्मॉल रीजन का डीवी वॉल्यूम का, और उसका एनर्जी डेंसिटी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो यू बी इंटू डी वी, और फिर इसी को इंटीग्रेट करेंगे तब टोटल एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तब तो डायरेक्ट वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम का एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर एनर्जी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, तो उस केस में हमको इंटीग्रेशन करना होगा। सो सब मिला के रिजल्ट क्या निकला, वो यही निकला कि ये भले ही हमने सोलेनॉइड के लिए फार्मूला डिराइव किया जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म में लगा सकते हैं। अगर फील्ड चेंज कर रहा है तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम चेंज करेगा। ये हो गया बेटा आज का थियोरी का क्लास। अब हम लोग इसी सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, और 4 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद क्लास हम खत्म करेंगे। जिसमें से जो लास्ट प्रॉब्लम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आईआईटी और मेंस लेवल का है। वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, वहां पे नीट में भी उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन नीट में वो टफ क्वेश्चन माना जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये यहां पे फ्लक्स दिया बेटा और ये करंट दिया आई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट ग्राफ of an inductor is shown above. Find its
सेल्फ इंडक्टेंस, क्या निकालना भाई, सेल्फ इंडक्टेंस। और ये ग्राफ हम ड्रॉ कर दे बेटा, ये ग्राफ इस तरीके से, ये फ्लक्स वेबर में है, ये करंट एम्पियर में दिया हुआ है, और यहां पे ये इस तरीके से दिया हुआ 20 एम्पियर, और यहां पे 2 वेबर। 20 एम्पियर जब करंट फ्लो करा तो 2 वेबर है। सो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, L इज इक्वल टू phi अपॉन I। सो यानी ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ phi I ग्राफ, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट ग्राफ का स्लोप होगा phi अपॉन I। और यहां पे स्लोप निकाले बेटा तो क्या आ गया, 2/20, यानी 1/10 हेनरी। इसी को हम 100 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हेनरी अपने आप में एक बड़ा यूनिट है, इसलिए मिली हेनरी में जनरली आप बुक में देखेंगे मिली हेनरी में सेल्फ इंडक्टेंस दिया रहता है। तो 1/10 हेनरी यानी 100 मिली हेनरी, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, एक सेल है 12 वोल्ट का, जो एक इंडक्टर से कनेक्टेड है, और एक स्विच यहां पे लगा हुआ, 12 वोल्ट की बैटरी, यह स्विच लगा हुआ। इस स्विच को ऑन रखा गया, दिस स्विच इज ऑन, क्लोज्ड है। क्वेश्चन लिख लो, द सेल्फ इंडक्टेंस and resistance of coil are 10 Henry and 6 ohm, 6 ohm। ये जो कॉइल है बेटा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी और रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम। जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा रहे थे बेटा, तो वहां पे रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई भी कॉइल होगा तो उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। वहां सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो केवल उसकी बात की, लेकिन उसका रेजिस्टेंस तो होगा। सोलेनॉइड हम पढ़ते, उसका भी रेजिस्टेंस होगा। तो ये है when cell is switched off, क्या कर दिया भाई, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच्ड ऑफ, करंट becomes 0 in 1 मिलीसेकेंड। करंट 1 मिलीसेकेंड में 0 हो गया। फाइंड EMF induced in the coil।
इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस कितना, जैसा कि अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था बेटा, तो उसमें बताया था ना कि करंट चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे करंट रिड्यूस करेगा, अभी तो क्लोज है तो करंट फ्लो कर रहा है, बाद में करंट क्या हो गया, जीरो। करंट चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, यही हमको निकालना है। चलो तो अब इसको हम लोग करते बेटा। पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था, सॉल्यूशन यहाँ आप दिखा रहे। पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था, I इक्वल टू टोटल ईएमएफ 12 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 6 ओम, सो इट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। तो जो चेंज इन करंट है, अगर हम देखें, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी करेंगे। हमने फार्मूला पढ़ा था माइनस एल डी फाइव बाई डी टी, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, डिफरेंशियल फॉर्म है बेटा। लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल फाइनाइट है, बहुत टेंड्स टू जीरो होता तो डी फाइव बाई डी टी, लेकिन ये 1 मिली सेकेंड है, तो ये तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, तो हमको यहाँ पे डेल्टा यूज करना है। इज इक्वल टू माइनस एल कितना दिया हुआ भाई, 10 हेनरी, तो 10। अब चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स माइनस एल, इससे नहीं करते बेटा, ये फिर फ्लक्स चेंज और निकालना वो बड़ा मुश्किल होगा, निकल तो जाएगा लेकिन ये लेंदी होगा। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा, एल इज इक्वल टू माइनस ई डी आई बाई डी टी को हम लिख दें डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। सो माइनस एल कितना है, 10 हेनरी, डेल्टा आई, डेल्टा चेंज इन करंट, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, फाइनल 0 माइनस इनिशियल 2 अपॉन टाइम इंटरवल 1 मिली सेकेंड, यानी 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये सॉल्व करो बेटा, तो कितना हो गया, 20,000 वोल्ट। तो 20,000 का इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कॉइल में डेवलप होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, नहीं एक और क्वेश्चन करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, और ये दोनों क्वेश्चन अब जो हम कराने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस और एडवांस्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेटा, लेकिन अब वो मेडिकल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली देखोगे मेडिकल में नीट में जो टफ क्वेश्चंस होता है वो मेंस के ही पुराने साल के क्वेश्चंस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, there is a circular coil of total number of turns capital N and radius capital R. Its self-inductance is given by capital L directly proportional to n to the power x r to the power y.
फाइंड x एंड y। ये ऑलरेडी IIT एडवांस में प्रॉब्लम आ चुका बेटा। एक सर्कुलर कॉइल है, उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है टोटल नंबर ऑफ टर्न और रेडियस पर पावर के टर्म में एक्स वाई पावर के टर्म में ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो इस x और y का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। बहुत सारे बुक में इसका सॉल्यूशन पार्शियली गलत दिया हुआ बेटा, कहाँ गलत दिया वो हम आपको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हम कॉइल ले लें और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना बड़ा आसान है बेटा। हम क्या करेंगे, आई करंट फ्लो करा देंगे और इसका फ्लक्स निकाल लेंगे और फाई अपॉन आई कर देंगे, वही सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। तो जब आई करंट फ्लो कराए, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी का फार्मूला हमको पता होता है, ये बाहर की ओर होगा डॉट, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगा बेटा, बी इज इक्वल टू सर्कुलर कॉइल की वजह से म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ, जहां पे n क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब फ्लक्स क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, तो फ्लक्स क्या होगा, एक कॉइल के थ्रू, एक टर्न के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जीरो लेंगे कॉस जीरो, एक टर्न के थ्रू, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, कैपिटल है। बात समझ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न के थ्रू, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, एक टर्न के थ्रू, लेकिन टोटल टर्न n है, तो हर टर्न के थ्रू फ्लक्स हम देखेंगे तो एक टर्न का इंटू n टाइम्स कर देंगे, तो ये फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन ये इक्वल का साइन गलत हम लगा रहे, बुक में ऐसे ही जनरली दिया रहता है, इक्वल का साइन लगाता। ये इक्वल का साइन तो हम तभी लगा पाएंगे जब ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम हो, हर जगह क्या हो, सेम हो। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला बेटा, सेंटर पे निकाला, बाकी जगह वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये सोलेनॉइड नहीं है कि सोलेनॉइड में अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन लगा देते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो कंफर्म है। तो अब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बी क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, बी क्या होगा भाई, म्यू नॉट एन आई, ये बी का फार्मूला था, ये स्मॉल है ना, ध्यान देना, ए। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। ये कहा, ये लगाना था फार्मूला यार, सोलेनॉइड का कहां लगा दिया। तो बी का फार्मूला होगा बेटा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2r इंटू एरिया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो ये हो गया, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू आर, एक आर बच जाएगा ऊपर भाई, ये पावर बेटा एन स्क्वायर है, ये अपॉन 2 और एक पाई भी बच जाएगा यहां पे। इस आई को इधर लेते हैं तो फाई अपॉन आई क्या हो गया, एन। इस आई को इधर लेते हैं तो फाई अपॉन आई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट पाई बाई 2 एन स्क्वायर आर, और ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर। अब यहां से हम कंपेयर कर ले बेटा,
तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, पूछ सकता है x प्लस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, x अपॉन वाई क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। सो ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम आते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 3 था बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। और वो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हम जो देने जा रहे हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना अभी तक क्वेश्चन किया उस सबसे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एक रजिस्टर है, फिर यहां पे एक सेल कनेक्टेड है, और फिर यहां पे एक इंडक्टर है बेटा, और फिर यहां पे एक कैपेसिटर। दो पॉइंट हम ले रहे हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे रहा है, इस पॉइंट को ए नाम दे रहा है। रेजिस्टेंस ले लेते 8 ओम, बैटरी का ईएमएफ 20 वोल्ट, सेल्फ इंडक्टेंस इसका ले ले 5 हेनरी, और जो कैपेसिटेंस है 1/30 फैरेड, ये कैपेसिटेंस होता है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, 1/30 फैरेड। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, आई। ये जो करंट फ्लो कर रहा बेटा, बी टू ए फ्लो कर रहा, और कितना फ्लो कर रहा, आई। करंट flowing from B to A is given as I is equal to T to the power 5। क्या भाई, I is equal to T to the power 5, where T is in second and I is in ampere। करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है बेटा, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। I is equal to T to the power 5। T किस में, सेकेंड में है, और I किस में, एम्पियर में है। नाउ राइट डाउन फर्दर, इफ VB यानी पोटेंशियल एट B, if VB is equal to 30 volt, find VA। पॉइंट बी का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम चलते हैं और पोटेंशियल लिख रहे हैं। पॉइंट बी का पोटेंशियल VB अभी हम लिख दे रहे हैं, VB। पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने क्या लिखा भाई, VB। अब यहां से यहां जब चलोगे, इस कैपेसिटर को पार करोगे। पहले देखो बेटा होगा क्या, कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेफ्ट पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। जो करंट का डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा, तो राइट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। और फिर यहाँ इस प्लेट पे देखो तो करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे निकल रहा, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस चार्ज को हम Q मान लेते हैं। तो माइनस जब कैपेसिटर को पार करेंगे तो Q/C, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इतने से घट जाएगा। ये हमेशा याद रखो,
जो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा बेटा, ई इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस में ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहां से ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फार्मूला कब करेक्ट है? जब हम करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, ये ध्यान रखना। करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिक्रीज करेगा। करंट के डायरेक्शन में इस इंडक्टर में जब हम चलेंगे बेटा, तो करंट के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? घटेगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। बात समझ रहे हो? इसके अंदर करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो L इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस साइन होगा। इस माइनस साइन को हमेशा याद रखना, करंट के डायरेक्शन में माइनस साइन लेना है। अब अगर करंट बढ़ रहा है बेटा, तो ये पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये करंट बढ़ रहा है, करंट क्या है? I इक्वल टू टी टू द पावर 5। तो करंट क्या हो रहा है? टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। पोटेंशियल घटेगा, यानी यहाँ हाई वोल्टेज, यहाँ लो वोल्टेज, तो इधर पोटेंशियल माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है भाई। अब अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल घटेगा, और अगर ये डी आई बाई डी टी निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उस केस में डी आई बाई डी टी अगर निगेटिव है बेटा, तो यहाँ हाई वोल्टेज होगा, यहाँ लो वोल्टेज होगा, और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये ध्यान रखना इस चीज को। अब इस सेल को पार करें तो यहां से यहां जा रहे, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। निगेटिव प्लस से पॉजिटिव प्लेट, तो प्लस 20। फिर रेजिस्टर में इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो ये क्या होगा? माइनस आई आर 8I। अब कहां पे पहुंच गए? ए पे, तो VA। ये हमको क्या देगा भाई? VA। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है, बस Q निकालना बेटा, क्योंकि I और DI बाई dt तो हम कर लेंगे, क्योंकि I ये दिया हुआ, Q हमको निकालना। Q निकालते हैं उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर दें, नहीं तो आप लोग एक गलत कॉन्सेप्ट पैदा कर लेंगे अपने दिमाग में। क्वेश्चन ये है, या चलो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब इसको करते हैं। तो ये चार्ज कितना स्टोर हुआ, हमको क्या करना था? गिवन फाइंड VA एट, ये बढ़ा लेना बेटा क्वेश्चन में, फाइंड VA एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। करा VB 30 वोल्ट है, तो VA 1 सेकेंड पे क्या होगा? इस टाइम पे हमको निकालना है। 1 सेकेंड पे A का पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको निकालना। अब ये वैल्यूज पुट करनी है बेटा, तो उसको हम यहीं पे निकाल देते हैं। पहले तो I को क्या हम लेंगे? t टू द पावर 5, और डी आई बाई डी टी को क्या लेंगे भाई? डी आई बाई डी टी को क्या लेंगे? तो डी आई बाई डी टी यहीं से निकाल दो, 5t टू द पावर 4। अब चार्ज कितना ले? तो चार्ज को क्या लेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। सो इसको इंटीग्रेट कर दें। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा? 0। टाइम t पे चार्ज क्या होगा? q मान लें। I का वैल्यू क्या है? t टू द पावर 5। तो t टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा t टू द पावर 6/6। अब ये तीनों वैल्यू किस सेकेंड पे निकालना? t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए।
तो t इक्वल टू 1 सेकेंड हम पुट करते हैं, V भी हमको कितना दिया हुआ 30 वोल्ट, तो यहाँ 30 हमने पुट कर दिया, माइनस 1 सेकेंड पे चार्ज कितना स्टोर होगा भाई 1/6 अपॉन कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 1/30 फैरड, 1/30 माइनस L कितना दिया हुआ 5 हेनरी इंटू di/dt कितना आया बेटा 1 सेकेंड पे, तो 5t1 ले लेंगे तो 5 इंटू 1⁴ यानी 5 प्लस 20 माइनस 8, 1 सेकेंड पे करंट कितना होगा तो 1⁵ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया VA। तो VA देखें हम बेटा कितना हो गया, VA इज इक्वल टू ये 30 और ये -5 और ये -25 और ये -25 हुआ ना, -25 और ये +20 और ये -8, ये हो गया। तो ये -30 + 30 ये तो कट गया और 20 - 8 12 वोल्ट, यानी जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा बेटा वो 12 वोल्ट होगा t = 1 सेकेंड। लास्ट एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते थे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक इंडक्टर है, क्योंकि देखो कैपेसिटर में पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, सेल में कैसे चेंज होता है और यहाँ पे कैसे चेंज होता है, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ाया हो बेटा। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इंडक्टर में एक चीज हम बड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं और इसको ध्यान से समझना बेटा। ये एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस इसका L है। एक इंडक्टर इंडक्टेंस क्या है L है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस 0 है। जब हम कह रहे हैं इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, यानी रेजिस्टेंस इसका क्या है 0 है। पॉइंट A पॉइंट B, अब हम आपसे कहें इसमें कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है भाई, कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का क्या होगा डेल्टा V। अगर कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा डेल्टा V, जिसको हम इंड्यूस्ड EMF कहेंगे, इज इक्वल टू -L di/dt। और कांस्टेंट करंट है तो di/dt क्या होगा 0 होगा, 0 हो गया। ये सब नोट करते जाना। यानी इंडक्टर में करंट अगर नहीं चेंज कर रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में होगा वो 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ किसके वजह से आ रहा है, इंड्यूस्ड EMF की वजह से आ रहा है, रेजिस्टेंस तो है नहीं। अच्छा, अब हम कहें कि करंट चेंज कर रहा है, करंट ग्रो कर रहा है, करंट चेंज करा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फार्मूला यही बेटा -L di/dt। आप डिफरेंशिएट करके करोगे हो जाएगा। जो हम पूछना चाहते हैं वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, करंट इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, A या B। ये देखो करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E -L di/dt इज इक्वल टू माइनस, और ये किस डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए ये लिया गया बेटा। L हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो माइनस साइन फार्मूले का, L हमेशा पॉजिटिव हुआ,
करंट ग्रो कर रहा है यानी डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आ गया, निगेटिव। यानी इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है और इसके लिए आंसर होगा बेटा पोटेंशियल इधर घट रहा है यानी वी ए लेस देन वी बी, वी ए लेस देन वी बी। ये जितना हम लिखा रहे ये नोट कर लेना, अगर कांस्टेंट करंट है तो वी ए इक्वल टू वी बी। पोटेंशियल हो सकता है ये 10 वोल्ट पे तो ये भी 10 वोल्ट पे, ये 20 पे तो ये भी 20 पे होगा अगर करंट कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अगर करंट ग्रो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में चलोगी तो पोटेंशियल घटेगा, इसका पोटेंशियल लेस होगा, इसका पोटेंशियल मोर होगा। अब अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, तीसरा पॉइंट, तीसरा केस हम लेते हैं, यही करंट क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, ये करंट डिक्रीज हो रहा है। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा और वो होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये डी आई बाई डी टी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा यानी वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर के अंदर अगर करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल 0 हो सकता है, पोटेंशियल बढ़े ही ना। पहला केस हमने जब करंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल घट सकता है अगर करंट बढ़ रहा है और पोटेंशियल इसी डायरेक्शन में बढ़ सकता है अगर करंट घट रहा है। ध्यान रखो, तो यहां से इधर हम जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमने यही दिखाया है, तो हम आई का इंफॉर्मेशन नहीं तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे आगे बढ़ने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, आई बढ़ रहा है तो इधर पोटेंशियल घटेगा और आई घट रहा है तो यहाँ इधर आने पे पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर हो गया बेटा। एक बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज है, यह ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है रजिस्टर में करंट फ्लो के लिए। करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेसेसरी नहीं है बेटा, क्योंकि तुम लोग पढ़े होगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी ऑलवेज फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन रजिस्टर। इंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो करा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो करेगा। अब इंडक्टर में क्या होगा बेटा, EMF is induced when current changes with time। तो करंट अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा तभी EMF इंड्यूस होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करेगा करंट बढ़ रहा या घट रहा, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे से नोट करिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके उसको देखिए, एक एक चीज हमने बड़ा क्लियर बताया बेटा। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके बेटा तो अपने और फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। सायोनारा, गॉड स्पीड and bon voyage।